Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. So, beta, after discussing the AC through pure resistive and pure inductive circuit, now we'll discuss the AC through a capacitive pure capacitive circuit. हमने देखा जब हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो उसमें हमने देखा कि बोथ ईएमएफ दैट इज वोल्टेज एंड द करंट वायर इन सेम फेज का वहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं थी. लेकिन एज फार एज इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव सर्किट हमने देखा, उसमें हमने देखा जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ है, इट इज़ लीडिंग द करंट बाय अ फेज ऑफ 90. उसमें एक्चुअली फेज डिफरेंस 90 है ईएमएफ और करंट के दरमियान. उसमें ईएमएफ लीड करता है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90. वो ग्राफ में भी आपने देखा कि ये जब ये एक्चुअली हमारा करंट मिनिमम होता था उस वक्त हमारा ईएमएफ मैक्सिमम होता था, और जब ईएमएफ मिनिमम होता था तो करंट मैक्सिमम होता था. तो वह हमने देखा कि वहाँ फेज डिफरेंस ऑफ 90 है. Now we will consider an pure capacitive circuit, that is circuit which contains a capacitor only. एक pure capacitor होता है, उसको हम AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं. दिस इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है ना. नाउ AC सप्लाई हम इसमें एक्चुअली अप्लाई करते हैं. नाउ आई विल गो अदर वे राउंड. हम पहले उन दो पार्ट्स में हमने पहले ईएमएफ लिया था. मैंने आपको कहा था कि हम करंट भी पहले ले सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा भी हम करंट भी ले सकते हैं. ईएमएफ जो आपकी मर्जी में आएगा आप लीजिएगा. वो आप चाहे ईएमएफ से स्टार्ट करें या करंट से स्टार्ट करें, यू विल गेट द रिजल्ट्स. नाउ हियर वी विल कंसिडर एन एसी सप्लाई विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस प्योर कैपेसिटिव सर्किट इन द फॉर्म ऑफ, यानी हमने एसी सप्लाई ली है which flows through this AC circuit in the form of, that's I is equivalent I naught sin omega t. So therefore we are considering an alternating current which is flowing through this capacitive circuit, and you know it is an alternating current which will be of the form I is equivalent I naught sin omega t, because this represents the alternating current, where I naught here is the peak value of the current, maximum value. अब करंट जो है ना वो पास जब होता है ना इस सर्किट में, तो देयरफॉर ये डेवलप करता है एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. क्योंकि ऑब्वियसली जब करंट पास होगा तो इन प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वहाँ पे जनरेट होगी, डेवलप होगी अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे चार्जेस ट्रांसफर होंगी कैपेसिटर में. दैट चार्ज देन ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टू द कैपेसिटर ऑफ सम कैपेसिटर सी ऊपर हमने लिया है. तो देयरफॉर जब हमने एक्चुअली करंट इसमें से पास करवा दिया तो करंट पास होने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो गई अक्रॉस द कैपेसिटर्स. तो उसकी वजह से कैपेसिटर को चार्ज ट्रांसफर होगी, ठीक है ना, ऑफ सम कैपेसिटर सी. सो देयरफॉर दिस करंट develops a potential difference across the plates of the capacitor of capacitor C, which then transfers charge to the कैपेसिटर. उसकी वजह से वहाँ पे चार्जेस ट्रांसफ़र होगी, ठीक है ना. तो जब चार्जेस ट्रांसफ़र होंगी तो ओब्वियसली वहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप होगा, एक पोटेंशियल अंदर से एक डेवलप होगा इसमें जब कोई चार्जें ट्रांसफ़र होगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा इफ़ DE इज़ द स्मॉल पोटेंशियल डेवलपर इज़ द स्मॉल ईएमएफ, ठीक है ना, डेवलपर व्हेन ए चार्ज dq, पहले हम स्मॉल वैल्यू लेंगे, dq इज ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर इन टाइम dt बाय पासिंग द करंट थ्रू अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट. यानी कि अभी मैंने आपको कहा कि जब हम एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट पास करवाते हैं इस सर्किट में तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होते हैं, तो उस वजह से कैपेसिटर को चार्ज वहाँ पे एक्चुअली ट्रांसफर होती है. तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर अगर इफ DE रिप्रेजेंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, DE रिप्रेजेंट इज द EMF विच इज डेवलपर जब कुछ कम चार्जेस DQ, चूंकि हम बहुत सारी कम चार्जेस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफर करते हैं कैपेसिटर को, तो उस वजह से एक छोटा सा EMF यानी छोटा सा वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा इन सम टाइम dt, ठीक है ना. तो देयरफॉर मुझे ये बताओ आपका जो एक छोटा सा पोटेंशियल ये किसके बराबर होगा, दैट सिंपली विल बी इक्विवेलेंट टू dq बाई c. अब देखो ये इक्वेशन कहाँ से आती है. देखो बेटा आमतौर पर हमारा जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है वो किसके बराबर, C इज इक्वलेंट Q बाई V होता है ना. यहाँ से मैं थोड़ा सा बना के भी रखूंगा. कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है आपने, दैट्स इक्वलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर सिंपली इज इक्वलेंट C इज इक्वलेंट Q बाई V. तो देयरफॉर चूंकि हम V की इस तरह भी लिख सकते हैं Q बाई E,
बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल वी हम वहाँ पे पोटेंशियल हमने वी लिया था, लेकिन इन केस ऑफ दिस इंडक्टेंस आमतौर पर इंडक्शन के केस में हम पोटेंशियल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयरफॉर ई किसके बराबर आएगा, ई विल बी इक्विवेलेंट क्यू बाई सी, है ना। अब देखो ये है टोटल पोटेंशियल, टोटल ई एम एफ, पोटेंशियल डिफरेंस, जिस टोटल कैपेसिटेंस, जिस टोटल चार्ज। ऊपर हमने लिया कि हम छोटी सी अमाउंट, छोटा सी टाइम के लिए एक छोटी सी चार्जेस वहाँ पे कैपेसिटर को ट्रांसफर होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे छोटी सी या वहाँ पे बहुत कम ईएमएफ जनरेट होगा। तो देयरफॉर डिफरेंशिएट वो यू विल सिंपली गेट डी ई इज इक्वलेंट टू डी क्यू बाई सी। अब कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है, दैट इज डी इज इक्वलेंट टू डी क्यू बाई सी। इक्वेशन यहाँ से आई, ठीक है ना। दैट इज इन अ स्मॉल टाइम देयर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफर टू कैपेसिटर ड्यू टू विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ इज जनरेटेड, दैट इज डी इज इक्वलेंट टू डी क्यू बाई सी। अभी आई ना समझिए इक्वेशन कहाँ से आई, ये वहीं से आई। एक्चुअली मेन इक्वेशन है, उसमें जब हमने उसको रिड्यूस किया तो स्मॉलर अमाउंट्स यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है ना। अब डी क्यू, दिस इज चार्ज, स्मॉल चार्ज। आपको पता है क्यू किसके बराबर होता है, क्यू इज इक्वलेंट आई टी। वन मोर रिलेशन फिर से, अब क्यू हमारे पास होता है क्यू इज इक्वलेंट करंट टाइम्स करंट इनटू टाइम। अब यहाँ पे चार्जेस बहुत कम है, तो देयरफॉर इट इज डी क्यू इज इक्वलेंट करंट तो सेम है इनटू डी टी, ठीक है ना। डी क्यू किसके बराबर आएगा, आई डी टी। तो देयरफॉर आई कैन रिप्लेस इट आई इनटू डी टी डिवाइड बाई सी, ठीक है ना। आई में क्यू हमने इसको कन्वर्ट किया बिकॉज हमें जो दिया हुआ है ना वो करंट ही है, ठीक है ना। तो देयरफॉर सिंपली डी क्यू इज सिंपली इक्वलेंट आई इंटू डी टी, विच मीन्स डी ई इज इक्वलेंट। अब आई को अपना वैल्यू दो बेटा, तो आई किसके बराबर आएगा, इट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई सी, ठीक है ना। डी ई इज इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई सी। दिस इज द स्मॉल ई एम एफ विच इज डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। नाउ मुझे अगर हमें टोटल ई एम एफ अब देखना होगा, देयरफॉर टोटल ई एम एफ developed across the capacitor। टोटल ईएमएफ जो डेवलप होगा वो सिंपली किस तरफ निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इज इक्वलेंट इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट सी साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है ना। तो आई नॉट सी को हम बाहर लेके जाएंगे बेटा, तो देयरफॉर डी और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, ई विल बी इक्वलेंट आई नॉट सी बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी अंदर से बचेगा। अब डायरेक्टली मैं करूंगा क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन बचेगा अंदर से, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इट इज माइनस कॉस, इट्स माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी, दैट्स ओमेगा। आई होप यू रिमेंबर दिस, ठीक है ना। दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, वाई बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, अब डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी, दैट्स इंटरनल डिफरेंशिएशन, वो ओमेगा आएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर दैट्स इक्विवेलेंट टू आई नॉट बाई सी ओमेगा इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना बेटा। नाउ रिमेंबर व्हाट इज दिस सी ओमेगा, ठीक है ना बेटा। अगर आपको कल याद होगा वहाँ पे हमें एक्चुअली एल ओमेगा एक आया था, वो ऊपर ही आया था आपको, दैट वाज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिमेंबर दिस सी ओमेगा इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, 1 by c ओमेगा रादर, ठीक है ना। 1 by c ओमेगा इज कॉल्ड एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट्स कॉल्ड एज कैपेसिटिव reactance, which is simply it is a portion offered by the capacitor to the flow of AC, ठीक है ना। चूंकि हमने इनको अलग से भी पढ़ना है, that is capacitive reactance is the effective portion offered by the capacitor to the flow of current, ठीक है ना। तो बेटा एक्चुअली ये 1 by c ओमेगा होता है, 1 by c ओमेगा वो होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है l ओमेगा, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, 1 by c ओमेगा। चूंकि है ना 1 by c ओमेगा, यहाँ पे इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय xc, वो xl से रिप्रेजेंट किया, ये xc से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देयरफॉर बेटा E इज सिंपली इक्विवेलेंट आई नॉट बाई xc, वेयर xc किसके बराबर है, c ओमेगा के बराबर, इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। अब चूंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हम रिएक्टेंस पार्ट में अलग से भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो बेटा एक्चुअली अब क्या निकला हमें, E इज इक्विवेलेंट माइनस सॉरी आई नॉट xc डिवाइड बाई माइनस कॉस ओमेगा टी। Now अब this I naught by xc it is also a peak current, ये भी एक्चुअली क्या होता है, it is also the peak value of EMF। तो therefore I can replace it by E is equivalent E naught, ठीक है ना, माइनस कॉस ओमेगा टी। चूंकि बेटा E naught किसके बराबर है, I naught by xc या I naught by c ओमेगा, वेयर E naught किसके बराबर है, आई नॉट बाई xc, और आई नॉट बाई xc को अपना वैल्यू देना है, दैट इज c ओमेगा। xc का वैल्यू क्या है, xc का वैल्यू है 1 by c ओमेगा, रिमेंबर दिस।
नहीं गलती हो गया, रिमेंबर वो तो 1/c ओमेगा है, मुझे एक्स सी ऊपर लिखना था, फिर आप यही लिखो सी ओमेगा वाला पार्ट फिलहाल आप छोड़ दो, बिकॉज वो एक्स सी जो है ना वो है 1/c ओमेगा, तो देयर पर मुझे इसको फिर वाप नीचे लेके आना पड़ेगा, तो फिलहाल हम इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं। वाई ई नॉट किसके बराबर है, आई नॉट बाई सी ओमेगा, वो भी आपको रिएक्टेंस में पता चलेगा, एक्स इज इक्वल 1/c ओमेगा, लेकिन यहाँ पे 1/c में तो मुझे आई नॉट एक्स यहाँ ऊपर लिखना था। अब चलो आई विल डू इट इन द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो बेटा, एक्चुअली ये हमें मिला क्या, दिस इज द टोटल ईएमएफ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हमें अब कंपैरिजन किस किस का करना होता है, कंपैरिजन हमें करना होता है ईएमएफ और करंट का। लेकिन जब आप करंट हम देखेंगे, करंट क्या था, इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, देयरफॉर वी हैव टू कन्वर्ट कॉस इनटू साइन फॉर द कंपैरिजन पर्पसेस, ठीक है ना। तो कंपैरिजन के लिए आपको ये याद रहा ना, ई नॉट क्या है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। नाउ इसको कंपैरिजन के लिए कि वन से मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा, माइनस नाउ कॉस ओमेगा टी किस में कन्वर्ट करूँगा मैं, इट इज साइन 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कल भी बोला था पिछले वाले लेक्चर में, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। हाँ, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, रिमेंबर दिस थिंग। अगर आप ईएमएफ से स्टार्ट करोगे ना, तो बेटा आपको वहाँ पे जब कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आई को आप जब कन्वर्ट, क्योंकि ईएमएफ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई इज इक्वल आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो उस वक्त आपने कॉस ओमेगा टी के बदले यहाँ पे लेना है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, बिकॉज उस वक्त आपने ई और आई को कंपेयर करना है। अगर आप ई से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, तो उस वक्त आपने लेना है साइन 90 प्लस थीटा, ये भी प्लस ही बन जाएगा ना, मैं जैसे मैं इसको माइनस मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, इफ इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बेस एज करंट, इफ यू टुक द ईएमएफ, यानी जैसे हमने पिछले दो पार्ट्स में की, इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी से आपने स्टार्ट किया, जब आप सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुंच जाओगे, आपको ये इक्वेशन मिलेगी, आई इज इक्वल आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इस तरह की इक्वेशन आपको मिलेगी। तो बेटा उस वक्त रिमेंबर, आपने कॉस को जब कन्वर्ट करना है, तो उस वक्त उसने आपने कन्वर्ट करना है आई इज इक्वल आई नॉट साइन 90 प्लस थीटा, नॉट माइनस, बिकॉज दिस टाइम कैपेसिटिव सर्किट में उस वक्त आपने कंपेयर करना है साइन दिस इज इक्वलेंट इन आई और ई को कंपेयर करना है, नॉट माइनस, दैट्स आई, यू हैव टू कन्वर्ट आई इज इक्वल आई एंड ई इज इक्वलेंट इन नॉट साइन ओमेगा टी, नॉट साइन माइनस ओमेगा टी, तभी उस वक्त आपने पॉजिटिव लेना है। अब चलो यहाँ पे ये क्वाइट ईजी है, यहाँ पे वैसा कोई मसला नहीं है, तो ये मैं माइनस अंदर दूंगा मल्टीप्लाई, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos minus theta is plus cos theta, that is an even function, this is odd function, sin minus theta is minus sin theta, मैं sin में इस माइनस को अंदर लेके भी जा सकता हूँ, तो therefore बेटा हमारा e क्या बनेगा, e is equivalent e नॉट, साइन में अंदर लेके चला जाऊंगा, साइन ये मल्टीप्लाई लगेगा, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, इट इज ओमेगा टी प्लस 90, है ना समझ में। सो therefore e is equivalent e नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई लगेगा ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, तो देयरफॉर यू विल गेट e इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। ओ सॉरी, माइनस नॉट प्लस, सॉरी इट इज माइनस, प्लस नहीं है माइनस है, क्योंकि ये माइनस बन जाएगा ना, मैंने कहाँ से प्लस लिखा, ये माइनस यहाँ पे लगेगा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। सो देयरफॉर फॉर कंपैरिजन हमने आई क्या लिया था, सो वी हैव ई इज इक्वलेंट ई नॉट, जो हमें ई एम एफ मिला वो क्या मिला, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हमें ई एम एफ मिला। करंट हमने स्टार्ट में क्या लिया था, आई इज इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप कंपेयर करो EMF or as far as your pure capacitive circuit is considered, now compare your EMF and your current, you will find that, यहाँ पे देखो आप कंपैरिजन करने से आपको पता चलेगा, फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन यू विल easily find that the current is leading the EMF। ये देखो, ये साइन 90 माइनस पाई बाई 2 है, ये ओमेगा टी साइन ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, विच मीन्स करंट इज लीडिंग द EMF बाय अ फेज ऑफ 90। यहाँ पे करंट लीड करता है, एज फार एज कैपेसिटिव सर्किट इज कंसिडर्ड, इट इज योर करंट विच इज लीडिंग द EMF बाय अ फेज ऑफ 90। अब देखो तीनों सर्किटों को याद करो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 था, वहां पे EMF और करंट साथ साथ चलते थे। प्योर इंडक्टिव सर्किट में EMF लीड कर रहा था करंट को बाय इन फेज ऑफ 90, वहां पे एक मैक्सिमम था EMF, मिनिमम बन जाता था उस वक्त करंट। लेकिन एज फार एज योर कैपेसिटिव सर्किट इज कंसिडर्ड, इट इज द करंट विच इज लीडिंग द EMF, ये करंट है जो लीड करता है EMF को बाय फेज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना बेटा।
तो देयर फोर क्लियरली अब आपको पता है, यहाँ पे इस तरह भी कह सकते हो EMF इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90। यहाँ EMF लैग करता है करंट के पीछे बाय फेज ऑफ 90। ठीक है ना। अब हम इसको ड्रा भी कर सकते हैं, हम इसको एक्चुअली ग्राफिकली भी हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हम इसकी वो ये डायग्राम भी बनाएंगे, फेजर डायग्राम भी हम इसकी बनाएंगे। ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं। अब देखो हम ऐसे ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, अब आपको पता चला हमारा E क्या है, E इज इक्वलेंट E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 एंड I इज इक्वलेंट I नॉट साइन ओमेगा टी। अब वैल्यूज देते चले जाएंगे और ग्राफ बनाते चले जाएंगे। पहला वैल्यू हम देंगे ओमेगा टी जब कितना था बेटा, 0। अब जब ओमेगा टी 0 था तो बेटा साइन 0 इज 0, तो ओब्वियसली हमारा आई क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो आई बिकम 0। लेकिन ई क्या बन जाएगा, ये वंस अगेन इट इज बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी, बिकॉज ई इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये कॉस ओमेगा टी, यानी कि हमारा जो ई इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब पहली वाली इक्वेशन देखो, वो था माइनस कॉस ओमेगा टी, बिकॉज माइनस कॉस ओमेगा टी ही ये जाके ये ऐसे सॉल्व करने के बाद ये बन जाता है। तो चाहे आप ये वाला लो ये वाला लो, तो देयरफॉर जब आप ओमेगा टी 0 दोगे बेटा, तो जब आप इसको 0 दोगे, यू रिमेंबर कॉस 0 इज 1, अब यहाँ पे माइनस है, तो देयरफॉर ई बन जाएगा माइनस ई नॉट। ठीक है ना, आया ना समझ में, बिकॉज ये -1 बन जाएगा, -1 इंटू ई नॉट हो गया माइनस ई नॉट। ठीक है ना। तो ग्राफ को आप ड्रा कर सकते हो, दिस इज ERI, ये आपका ओमेगा टी है। ठीक है ना। तो चलो आई को मैं ब्लू पेन से रिप्रेजेंट करूंगा, आई यहाँ पे है। ठीक है ना, 0 पे है आपका आई, और रेड पेन से मैं ई नॉट यहाँ से है बेटा, ये आपका ई नॉट है, उस वक्त माइनस, ये मैक्सिमम पे है उस वक्त। है ना समझ में। चलो दूसरा पार्ट, जब ओमेगा टी 90 डिग्री होगा, जब हमारा जो डिस एंगल है वो एंगल कितना होगा, यानी जब आपको पता है एसी चलता है ना, जब एसी चलता है बेटा, तो एसी ऐसे साइनोसाइडल फॉर्म में चलता है, तो ऑब्वियसली बेटा जो पोलैरिटी चेंज करता है। ठीक है ना, पहले मिनिमम था, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इसी तरह। तो जब ओमेगा टी कितना था, 90 था, तो 1 सेकेंड साइन 90 इज 1, तो आपका आई बन जाएगा आई नॉट, कॉस 90 हो गया 0, तो ई बन जाएगा 0। ठीक है ना। तो देयरफॉर आई नॉट ये मैक्सिमम पे चला जाएगा। ठीक है ना। और एट द सेम टाइम बेटा ये क्या चला जाएगा, ये 0 पे चला जाएगा। चलो ये थोड़ा सा बन गया इस तरह, ये 0 पे चला जाएगा। दिस इज यूर पाई बाई 2, ये 90 पे था। अब केस नंबर 3, जब ओमेगा टी 180 था, अब जब एक कंप्लीट पोलैरिटी कंप्लीट हुई, एक हाफ रोटेशन कंप्लीट हुई, एक हाफ पीरियड कंप्लीट हो गया, तो देयरफॉर साइन 180 0, तो आई बन जाएगा 0। कॉस 180, तो बेटा cos 180 यू नो -1, माइनस माइनस हो गया +1, तो ई बन जाएगा ई नॉट। ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा ये 0 बन जाएगा दिस पॉइंट पे एट पाई वैल्यू, और ये बन जाएगा मैक्सिमम। ठीक है ना, पाई पे। आना समझ में। नंबर 3, जब ओमेगा टी था, ओमेगा टी 270 डिग्री। ठीक है ना। तो देयरफॉर 270 बेटा साइन 270 इज -1, तो देयरफॉर आई विल बी इक्वलेंट टू माइनस आई नॉट, और कॉस 270 इज 0, तो ई विल बी इक्वलेंट टू 0। ठीक है ना। तो देयरफॉर ये बन जाएगा 0 हमारा EMF। ये बेटा हमारा क्या है, ये हमारा E है, ये हमारा I है, ये -1 बन जाएगा उस वक्त। ठीक है ना। इसी तरह लास्ट पे हम देखेंगे फोर्थ केस में हम देखेंगे ओमेगा टी जब 360 है, 2 पाई, एक कंप्लीट रोटेशन, तो साइन फिर से 0 बन जाएगा, आई इज इक्वल 0 बेका साइन n पाई 0। लेकिन कॉस आप देखोगे बेटा फिर से गए, ये बन जाएगा कॉस 360 +1 है वो, तो देयरफॉर फिर से बन जाएगा ई इज इक्वल माइनस ई नॉट, बिकॉज माइनस तो बाहर ही है ना, तो देयरफॉर ओब्वियसली बेटा ये तो बन गया 0, हमारा ई बन गया 0, आई बन गया 0, और ये बन गया नीचे से। ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर क्लियरली जब आप ग्राफ में देखोगे, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई।
अब आप देख सकते हो क्लियरली, यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। अब आप देखो ई इज लैगिंग बैंड, देखो ये कहाँ पे, ये उस वक्त 0 पे था, ये इसके पीछे 90 है। अब देखो ये मैक्सिमम था, ये 0 था, ये मैक्सिमम था, ये डिफरेंस आप देख सकते हो क्लियरली। दैट इज यहाँ पे करंट जो है ना वो लीड करता है ईएमएफ को बाय एन एंगल ऑफ 90। अब फेजर डायग्राम भी आप बना सकते हो। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो देयरफॉर पहले हम क्या बनाएंगे, पोटेंशियल, यानी कि द फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर हम इस तरह बना सकते हैं। ये देखो बेटा, हम यहाँ पे वंस अगेन सिलेक्ट करेंगे, हाँ चलो हम पोटेंशियल को ही सिलेक्ट करेंगे, उसी को रोटेट कराएंगे। दैट्स ये हमारा ई है। रादर मैं नहीं, मैंने ई नहीं सिलेक्ट किया है यहाँ पे, मैंने एक्चुअली पहले करंट लिया है, मैं ई को नहीं बनाऊंगा। लीव दिस aside, we will make a phasor diagram, quite simple phasor diagram। इसमें एक्चुअली हम करंट लेंगे। चलो अगर मैं इस तरह यही लूँगी इक्वेशन लूँगी, इसमें आई की बदले में आई लूँगा, आप नो प्रॉब्लम देयर बेटा। दिस इज फेजर डायग्राम मैंने बना, ये दूसरा मैं नहीं बनाऊँगा। ये हो गया ओमेगा टी रोटेशन। अब जो उसकी जो देखेंगे हम, द ई एम एफ विल बी इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी देयर इज एन एंगल ऑफ 90 बिटवीन द टू। फेजर ये देखो ई एम एफ इसके पीछे जा रहा है, ठीक है ना। तो देयर फोर ये हमारा आई हो गया, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, या आई नॉट हम इसको ले सकते हैं, ये हमारा ई नॉट यहाँ पे हम ले सकते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो देयर इज एन फेज डिफरेंस ऑफ 90 बिटवीन देम। ई एम एफ इज लेगिंग बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। सो दिस वाज एक्चुअली प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि बेटा जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है ना, उसमें एक्चुअली करंट लीड करता है ईएमएफ को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नाउ वी विल डिस्कस सर्टन टर्म्स, एक्चुअली जो कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल उसमें एक दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ टर्म्स इनको डिफाइन करना जरूरी है। पहली टर्म जो हम डिफाइन करेंगे दैट इज द रेजिस्टेंस, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आप खुद लिख सकते हो। दैट इज रेजिस्टेंस, capital R. What is resistance? It is the property of a device or a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called as resistance। ये वो प्रॉपर्टी एक कंडक्टर की, एक मटेरियल की होती है जिसकी वजह से वो करंट को अपोजिशन दिखाता है करंट को। आपको ऑलरेडी ये पता है, ज़्यादा इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपने इसको यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। नहीं, वो प्रॉपर्टी डिवाइस की जिसकी वजह से अपोज करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट जब उसमें वो पास होगा, ठीक है ना। उसके लिए जो डिवाइस हम जो एक्चुअली हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। रजिस्टर हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस दिखाने के लिए। आमतौर पर बेटा इसका जो ऐसा यूनिट है वो आपको पता, वो ओम है। इट इज़ मेजर्ड एट इज दैट इज सिंपली इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू। दैट्स मतलब सिंपली आर इज इक्वल टू वी बाई आई। यानी जब हम इसको मेजर करते हैं वो सिंपली कैसे मेजर करते हैं कि हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अक्रॉस द एंडस ऑफ ए कंडक्टर और कितना करंट उसमें पास हो रहा है। दैट्स आर इज इक्वल टू वी बाई आई। उसी से एक्चुअली पोटेंशियल से ये बन जाता है वोल्ट पर एम्पियर। जब देखते हैं वही उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ओम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, उसको आपको सिंबल भी पता है, इस तरह हम बनाते हैं, ठीक है ना। अगर एक अल्टरनेटिंग करंट को पास हम करेंगे ना रजिस्टर में, तब करंट और ईएमएफ आर सेम फेज। वो आपने अभी पहला क्वेश्चन कल पढ़ा था। यानी जब हम अल्टरनेटिंग करंट एक रजिस्टिव सर्किट में पास कराएंगे तब वो इन सेम फेज होता है। जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा करंट भी मैक्सिमम होगा, जब करंट मिनिमम होगा ईएमएफ भी मिनिमम होगा। तो देयरफॉर ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है। इसी तरह एक और चीज़ आपने पढ़ी थी, वो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी, ठीक है ना। ये भी आपने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा है। यानी ये प्रॉपर्टी होती है एक डिवाइस की, ठीक है ना, कैपेसिटर की, या सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वो होता है, ड्यू टू विच इट स्टोर्स चार्ज व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट्स बिटवीन इट्स प्लेट्स, दैट्स कंडक्टर्स, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कैपेसिटेंस एक डिवाइस की प्रॉपर्टी, डिवाइस कौन सा है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हम जब लेते हैं उनको थोड़ी दूरी पे रखते हैं, उनके दरमियान कुछ गैप मेंटेन करते हैं, तो देयरफॉर उसमें एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसकी वजह से वो खुद में क्या करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस इट्स एंडस, ठीक है ना। या जब पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली एग्जिस्ट होती है बिटवीन इट्स प्लेट्स कंडक्टर्स, उसको कहते हैं हम कैपेसिटेंस। और जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैपेसिटर, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिवाइस, दैट इज डिवाइस कौन सा है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ड्यू टू विच इट स्टोर्स चार्ज व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट्स बिटवीन इट्स प्लेट्स, उसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड इज इट इज कैपेसिटेंस। एंड जो डिवाइस हम यूज करते हैं, और जो डिवाइस मैंने आपको भी बोला उसको कैपेसिटर बोलते हैं, ये वाला डिवाइस। ये सिस्टम ऑफ टू प्लेट्स होता है, कंडक्टर्स होता है, उनके दरमियान गैप होती है। जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज एंडस अप्लाई होती है तो देयरफॉर ये क्या करता है, बीच में ये चार्ज स्टोर करता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर इसका जो ऐसा यूनिट है बेटा वो फैरड है।
पता है, एस सी इज इक्वलेंट क्यू बाई वी, दैट इज कूलम पर वोल्ट। उसी को हम बोलते बेटा क्या बोलते हैं, उसी को फैराड हम बोलते हैं। फैराड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्यू चार्ज है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपने देखा जब हम एसी, जब एक कैपेसिटर को यूज किया जाता है स्टोर चार्ज, एक कैपेसिटर को यूज किया जाता है सिंपली चार्ज स्टोर करने में, तो इसमें एक्चुअली दो प्लेट से सेपरेट किया जाता है। जब हम इसको अक्रॉस, जब हम इसको आपने देखा कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जब एसी अप्लाई किया जाता है, तो देयरफॉर एसी अप्लाई करने से आपने देखा कि इस एज फार एज कैपेसिटिव सर्किट इज कंसिडर्ड, इट इज द ईएमएफ विच इज लीडिंग द करंट बाय फेज ऑफ 90। एक्चुअली ईएमएफ लीड करता है किसको, ईएमएफ लीड करता है करंट को बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। वो आपने देखा। एक और टर्म जो आपने पढ़ी है दैट इज इंडक्टेंस, ठीक है ना, इंडक्टेंस एल। एक और टर्म ये भी आपने पढ़ी है दैट इज इंडक्टेंस। ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट की डिवाइस की, ड्यू टू विच एन ईएमएफ इज जनरेटेड इन इट बाय चेंजिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या दैट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, either by changing current in the same coil or in the neighboring coil with which it is magnetically linked is known as inductance। फरा पढ़ा है आपने, इसी यूनिट में पढ़ा है। इंडक्टेंस भी एक प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की, एक डिवाइस की, जिसकी वजह से एक्चुअली एक ईएमएफ उसमें जनरेट होता है जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जब होता है उसका आइदर उसी कॉइल में जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, या दूसरी कॉइल में जो उसके साथ नेबरी मैग्नेटिकली लिंक है नेबरिंग हुड में, दैट इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा जब हम एक ही कॉइल हमारे पास होती थी, एक ही कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे थे, वेरी करते, उससे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता था, उसमें ईएमएफ जनरेट होता था मैग्नेटिक। उसने इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन आपने देखा, हम प्राइमरी कॉइल में एक्चुअली करंट चेंज वेरी करवाते थे, उसकी वजह से प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता था तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाता था, उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाता था। तो देयरफॉर उसी को प्रोसेस को हम कहते हैं दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इंडक्टेंस। तो वही होता है दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट या डिवाइस ड्यू टू विच एन ईएमएफ इज जनरेटेड, एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड इन इट बाय चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, either by changing current in the same coil or in the neighboring coil with which it is magnetically linked, उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। खुद लिख सकते हो आप, पता भी है, पढ़ा भी है आपने, ठीक है ना। तो जो इसके लिए हम एक्चुअली बेटा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं, उसको आप इंडक्टर कहते हो, ठीक है ना। इस तरह का बना हुआ होता है, ये वाला इंडक्टर होता है ये, ठीक है ना। इसका ऐसा यूनिट भी आपको पता है हेनरी है, ठीक है ना। तो आपने देखा था एल आपके पास जो हमें इंडक्टेंस एल होती थी वो होती थी माइनस सिंपली एल, वो आपने डी फाई बाई डी टी होती थी, एम इज इक्वलेंट अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस थी, क्योंकि वहाँ पे माइनस हम दिखाते थे ड्यू टू द लेंजेज लॉ, दैट इज एम डिवाइड बाई माइनस डी फाई माइनस एम डिवाइड बाई डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस से निकाल सकते थे, ठीक है ना, या अगर आप सेल्फ इंडक्शन से निकाल सकते तब हम एल वहाँ पे निकाल सकते थे आप। तो देयरफॉर इसी तरह ये एक्चुअली इसका ऐसा यूनिट है। एक अगर आप आइडियल इंडक्टर की बात करो, वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, एक आइडियल इंडक्टर की जीरो रेजिस्टेंस होती है, पर रियलिटी में वो ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता, बिकॉज प्रैक्टिकली हमारा जो इंडक्टर वो किसी न किसी मटेरियल का बना होता है, तो देयरफॉर वहाँ पे थोड़ी बहुत ओमिक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर जीरो रेजिस्टेंस वाली बात नहीं होती है प्रैक्टिकली। अभी जैसी हमने इंडक्टर वाला सर्किट, ये आपने आज पढ़ा, ये कल भी पढ़ा था हमने, कि जब हम इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, सॉरी कैपेसिटिव सर्किट में एक्चुअली शायद मैं भूल गया, मैंने उस वक्त कुछ का ये हमने अभी पढ़ा, एज फार एज प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, इट इज द करंट विच इज लीडिंग द ईएमएफ, वेल एज इन इंडक्टिव सर्किट इट इज द ईएमएफ विच इज लीडिंग द करंट बाय अ फेज ऑफ 90। ये हमने एक्चुअली कल पढ़ा, और ये चीज़ें एक्चुअली आपने डिस्कस की है एज फार एज जो हमने सेकंड यूनिट पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट पढ़ा था, या आज जो हम फोर्थ यूनिट पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें एक्चुअली डिफाइन हुई है। अब एक्चुअली जो मेन टर्म्स जो हमने अब डिफाइन करनी है, वो ज़्यादातर हमने एक तो रिएक्टेंस डिफाइन करनी है, रिएक्टेंस को पूरे तरीके से जब रिएक्टेंस हमने देखनी है, उसी से हमें ससेप्टेंस भी मिलेगी, इम्पीडेंस, उससे इम्पीडेंस ट्रैंगल हमने फिर बाद में पढ़नी है, और उसी से हमें एडमिटेंस मिलेगी, और साथ साथ हमें कुछ सर्किट्स भी पढ़ने